नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने में बहुत वक़्त बाकी नहीं है और ये चुनाव नतीजे काफ़ी हद तक ये तय करेंगे कि 2023 में जो हो रहा है, 2024 की दिशा तय करेगा। तो तेलंगाना जब वोट कर रहा है, ये अपना नेता तय कर रहा है कि आखिर अगले 5 साल के लिए सत्ता किसको सौंपनी है, तो पूरे 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ जाने-माने सेफोलॉजिस्ट, एक्टिविस्ट इस वक़्त योगेंद्र यादव मौजूद हैं। मुझे याद है योगेंद्र जी, आप पिछली बार आपसे कर्नाटका चुनाव में मैंने बात की थी। उसको 12-13 लाख लोगों ने एक कन्वर्सेशन को देखा हमारे बीच बातचीत को और लोग विश्वास करते हैं जब आप कोई बात कहते हैं। जब पिछली बार आपने कहा कि कर्नाटका में लगभग इतनी सीटें आ सकती हैं, वहाँ एक ऑर्गेनाइज़ेशन था, आप उसके साथ एसोसिएटेड थे और हैरानी की बात ये है ऐसा लगा कि ऐसी भविष्यवाणी हुई कि उसी के आस-पास उतनी ही सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली, उतनी ही सीटें बीजेपी को मिली। अभी आप तेलंगाना पे क्या कह रहे हैं? अल्फा जी, पहले तो वैधानिक चेतावनी दे दूँ मैं कोई सेफोलॉजिस्ट हूँ नहीं और एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। कर्नाटका में जो पिक्चर देखी थी, बताई हमने। 2 चीज़, एक तो सीट एग्ज़ैक्ट उतनी आ गई, ये तो ख़ैर संयोग की बात थी, इसको तो तुक्का कहा जाएगा। क्योंकि हमेशा कुछ ऊँच-नीच तो हो ही सकती है। दूसरा, कर्नाटका में एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण था जिसके आधार पे हम कह रहे थे, ऐसा कोई सर्वेक्षण मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन जो देखता हूँ वो ईमानदारी से कहता हूँ। जब तेलंगाना में मैं पिछले 4-5 महीने में शायद 5-6 बार गया हूँ। भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हम जो कर सकते थे अपना कर भी रहे हैं। उसमें जो मुझे ख़ास तौर पे अब लगा, अगर आप मुझसे 1.5 साल पहले पूछते, जब मैंने वहाँ जाके दोस्तों से पूछता था, तो वो कहते थे कि देखिए, अब तो बीजेपी नंबर 2 पे चल रही है। असली मुकाबला बीजेपी और बीआरएस में होगा, ऐसा मुझे 1.5 साल पहले बताया गया। भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बाद लोगों ने कहा कि देखो, कांग्रेस में कुछ तो जान आई है। फिर कर्नाटका का चुनाव हुआ, तो लोगों को लगा कि भई ये तो अब कुछ उम्मीद इनकी बंध गई है। फिर भी यदि आप मुझसे 3 महीने पहले पूछती, तो मैं कहता कि देखिए, कांग्रेस कुल मिला के एक सम्मानजनक हार हो जाए तब भी बढ़िया, 1-2 नंबर पे रहेगी, बीआरएस से तो जीतना ही है। लेकिन पिछली 3-4 बार से जब मैं तेलंगाना जा रहा हूँ, हर बार स्थिति बदलती हुई दिख रही है। कांग्रेस लगातार बढ़ रही है और अभी 1 हफ्ता पहले जब मैंने वहाँ अलग-अलग इलाकों की यात्रा की, वो देखने के बाद कम से कम मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट बनी कि तेलंगाना में इस वक़्त हवा नहीं, हवा से भी ज़्यादा तेज किस्म की एक आंधी चल रही है। कांग्रेस बहुत स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रही है तेलंगाना में। हैदराबाद के कुछ इलाकों में शायद ऐसा नहीं है और तेलंगाना का जो नॉर्दर्न एक बेल्ट है, वहाँ पे हो सकता है इसका कम असर हो। लेकिन मैं गया चुन-चुन के उन इलाकों में जहाँ बीआरएस जम के जीती थी पिछली बार। एक भी कांग्रेस के इलाके में नहीं गया और वहाँ पे जितनी बुरी हालत इस वक़्त बीआरएस की है, सच कहूँ तो बीआरएस के अगर 10 वोटरों से मैं मिला, तो 10 में से 4 या 5 कह रहे थे कि ना, इस बार हम हट के बीजेपी कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी जो आज से 1 साल पहले तक दूसरे नंबर का दावेदार मानी जा रही थी, 3-4 महीने पहले अचानक बीजेपी ने मैदान अपना छोड़ दिया, अपने अध्यक्ष को हटा दिया और कहीं न कहीं जिससे मैसेज ये गया कि बीजेपी और बीआरएस की सेटिंग, कि विधानसभा चुनाव तो एक-दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा आते-आते जैसे कर्नाटका में हुआ है जेडीएस और बीजेपी में, अब दोनों एक साथ हो जाएँ। ये सब मैसेज जाने की वजह से इस वक़्त सीधी 2 लोगों में, 2 पार्टियों का संघर्ष है और मेरी अपनी समझ है कि हालाँकि कांग्रेस को बहुत बड़ा फ़ासला तय करना है। याद रखिए, पिछली बार बीआरएस को 47% वोट आया था और कांग्रेस को अपने तरफ से 28, लेकिन अपने सहयोगियों को मिला भी दें तो कुछ 32-33% वोट था। बहुत बड़ा फ़ासला तय करना है। अमूमन ये फ़ासला एक चुनाव में नहीं तय हो पाता है। लेकिन जिस तरह की हवा मैंने ज़मीन पे देखी, अब इसके लिए मेरे पास ना कोई एग्ज़िट पोल है, ना कोई ऐसा दावा है। मगर इतने सालों से जो इलेक्शन देखता रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ, सूँघता हूँ, उसको देख के मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल एक तरफ़ा लहर चल रही है। और अल्फा जी, जब-जब ऐसी लहर चलती है, एक बात मैं आपको अपने तजुर्बे से बता सकता हूँ कि जब वो लहर चल रही होती है, तब लोग कहते हैं, "हाँ, थोड़ा आगे तो दिख रही है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं।" और जब चुनाव परिणाम आ जाता है तो पलट के कहते हैं, हाँ, ये तो था ही, मैंने तो देखा था, वो मैं बता रहा था ना तुम्हें उस दिन, मैंने इशारा किया था ना तुम्हें,
ये वाला मामला होता है। मुझे लगता है कुछ वैसा ही इस वक़्त तेलंगाना में हो तो रहा है। मैं दर्शकों से को ये बता दूं कि हम सिर्फ तेलंगाना नहीं बल्कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर किस तरह से क्या विश्लेषण हम कर सकते हैं। नतीजों से ठीक पहले आज सिर्फ कुछ ही दिन पहले हम बैठे हुए हैं और युगेंद्र यादव जी से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, दर्शकों को मैंने बता दिया कि 5 और राज्यों पे हम बात करेंगे, सिर्फ तेलंगाना पे नहीं। युगेंद्र जी, मैं हम जानते हैं कि आप बीजेपी के राजनीतिक विरोधी हैं, आप भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा रहे। तो आपकी इस जो भविष्यवाणी या मैं कहूँ ये आपका जो एक तरह का विश्लेषण है, इसको खुशफहमी या विशफुल थिंकिंग क्यों ना कहा जाए। हो सकता है वैसे चुंबक की तरह वही लोग आपसे आपके पास आ रहे हों जो कि कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहते हो, आपका चेहरा भी जाना माना है। तो मुझे लोगों से बातचीत के अलावा ये बताइए कि जो बिगर ट्रेंड्स हैं वो आपने क्या देखे। मैं एक आंकड़ा दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ, वो ये कि 20 सीटें 37 सीटें ऐसी थी जिसमें बीआरएस को 55% वोट मिले और 32 सीटें ऐसी थी वोट शेयर, और 32 सीटें ऐसी थी जिसमें 50% से ऊपर मिला। और आप खुद ये बात इसको कबूल कर रहे हैं यहाँ पर दवायर पर कि ये लगभग नामुमकिन लगता है कि एक चुनाव में इतना काम हो जाए। 10 साल पुराना सिर्फ ये राज्य है कि एक तरह से पूरी लहर दिखने लगे। अरफा जी, जो खुशफ़हमी वाली बात आप सही कह रही हैं, आमतौर पे ऐसा हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोशिश की है कि इन 2 चीज़ों को अलग करके रखा जाए। राजनीति में आने के बाद भी दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का काम तो लोग करते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि में चुनाव हो चुका है, मैं कुछ भी कहूँगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और ऐसा भी नहीं कि तेलंगाना में आज चुनाव से 12 घंटे पहले मैं आपको कुछ कह दूँगा और उससे तेलंगाना का चुनाव परिणाम बदल जाएगा, ऐसी खुशफ़हमियाँ मैं नहीं पालता हूँ। ये और दूसरा ये मुझसे ये सवाल तेलंगाना में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो लोगों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा। मैंने कहा, आप कतई विश्वास मत कीजिए मेरे कहने का, आप ऐसा कीजिए, आप गेट से बाहर निकलेंगे और बाहर निकल के दाहिनी तरफ मुड़ जाइए और पहले 10 लोग जो मिले, उनसे बात कर लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। और हुआ है कि संयोग से हमारे 1-2 मित्रों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। उन्होंने 15 जगह फ़ोन किया और कहा कि आप ऐसा करो, पहले 10 व्यक्ति जो जिन्होंने पिछली बार बीआरएस को वोट दिया, उनसे पूछो कि वो इस बार क्या करेंगे। और करके उन्होंने मेरे को बताया, ये कोई ओपिनियन पोल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वैसे ही शगुल आप कह सकते हैं लोगों का जो बातचीत में निकलता है। उन्होंने कहा कि 100 लोगों से हमने बात की और उनमें से 36 लोगों ने कहा कि हमने पिछली बार बीआरएस को वोट दिया था, लेकिन इस बार कांग्रेस को दे रहे हैं। इतना बड़ा चेंज, ये मतलब इससे आप कोई निष्कर्ष ना निकालें, 36 के आंकड़े का कोई प्रामाणिकता नहीं है। मगर जो मैंने खुद ज़मीन पे देखा कि 10 में से 4-5 लोग कह रहे थे छोड़ने की बात। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये है हरपा जी, कि ऐसा नहीं है कि लोग केसीआर से व्यक्तिगत रूप से बहुत नाराज़ हैं। लोग कहते हैं, देखो 10 साल काम किया, उन्होंने करंट दिया यानी कि बिजली दी, उन्होंने सड़कें बेहतर बनवाई। रैतु बंधु जैसी योजना आई, जिससे काफ़ी लोगों को पैसा मिला, पेंशन दी। लोग इसके बारे में शुक्रगुज़ार हैं, कहते हैं कि ये काम किया। और ये सब कहने के बाद कहते हैं, बस अब इनका हो गया ना, इन्होंने कर लिया, अब दूसरे को चांस देते हैं। मैं पूछता हूँ, भाई क्यों? तो लोग उसके कारण बताते हैं। कारण ये है, केसीआर से उतनी नाराज़गी नहीं, जैसे मैंने कहा। मेरी मान्यता हो सकती है कि केसीआर और उनके नज़दीक के लोग बहुत भयंकर करप्शन में इन्वॉल्व्ड रहे हैं। लेकिन आम व्यक्ति ऐसी बातें नहीं कहता केसीआर के बारे में। वो ये ज़रूर कहता है कि उनके इर्द-गिर्द जो लोग, ये सब भयानक भ्रष्टाचार में जुड़े हैं, ये बात लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि बहुत अहंकार है, उनके एमएलएज़ के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग गुस्सा है लोगों के मन में। तो जहाँ जितने बड़े बहुमत से जीते, जो आपने ज़िक्र किया, उनके खिलाफ उतना ही गुस्सा है लोगों का। तीसरा, लोग कहते हैं कि हाँ, काम तो किया, लेकिन जो वायदा किया था वैसा काम किया, स्वर्णिम तेलंगाना का। और ये बात ज़्यादातर युवा लोग वहाँ कहते हैं। बेरोज़गारी का जो आलम है वहाँ तेलंगाना, बाकी देश में भी है, लेकिन तेलंगाना में ख़ास तौर पे लोग हैदराबाद की चकाचौंध देखते हैं, वहाँ की शानदार सड़कें देखते हैं और कहते हैं कि मैं तो सड़क पे खड़ा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला। तो बेरोज़गारी का सवाल बहुत बड़ा है वहाँ। और मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय, इन दोनों के मन में है कि बीआरएस की कहीं न कहीं बीजेपी से साठ-गांठ है। तो और इस इसके तरह के बावजूद लोग। भी कि इस चीज को भांपते हुए बार-बार जैसे हमले किए एक दूसरे के ऊपर, बीआरएस के नेताओं ने बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के नेताओं ने बीआरएस के ऊपर। मैं सोशल मीडिया पे ये भी सुन रही थी कि ये बड़ी फ्रेंडली फाइट है, ये दिखाने के लिए एक तरह की अदाकारी है और अंदर साठ-गांठ है।
चलिए ये बात दरकिनार रखते हैं। अब मैं आती हूँ दूसरे राज्यों पे। मैं बात करती हूँ राजस्थान से शुरुआत करती हूँ। जो केसीआर हैं तेलंगाना के लिए, अशोक गहलोत एक तरह से है, वो हैं राजस्थान के लिए। उनकी स्कीमें मैंने खुद देखा है गाँव देहात में जाके, लोग उंगलियों पर गिनकर बता रहे हैं कि इन स्कीमों से हमें फ़ायदा पहुँचा, इन स्कीमों से हमारे पड़ोसी को फ़ायदा पहुँचा, इससे हमारे दोस्तों को फ़ायदा पहुँचा, रिश्तेदारों को फ़ायदा पहुँचा। बीजेपी का पूरा पॉलिटिकल प्लैंक है वहां राष्ट्रवाद को लेकर, विश्व गुरु बनाने को लेकर, यानी कि एक तरह से राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है। क्या आपको लगता है ये थकान जो आपने केसीआर को लेके देखी तेलंगाना में, क्या अशोक गहलोत, और ये वहां की रिवायत भी है उस राज्य की कि दोबारा चांस नहीं दिया जाता है पॉलिटिकल पार्टी को, क्या इस सब के बावजूद कि वो लोकप्रिय हैं, उनकी स्कीमें काम कर रही हैं, बीजेपी की वहां जो लीडरशिप है वो पूरी तरीके से एक डिवाइडेड हाउस या बंटवारे की पूरी वहां, देखिए आप हर नेता ऐसा लगता है वहां, ये दर्जन भर तो वहां चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं बीजेपी के। तो ऐसे में किस तरफ आप बहते हुए देख रहे हैं राजस्थान में? अ, आपकी दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। पहली बात ये कि अशोक गहलोत के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है राजस्थान में। गहलोत पायलट के झगड़े के बारे में जो बहुत चर्चा पिछले साल तक चलती थी, पता नहीं क्यों चुनाव के अंदर लोग अपने तरह से उस चर्चा को नहीं चला रहे हैं। दूसरा, उनकी जो योजनाएँ हैं, जो उनके लिए वोट नहीं भी कर रहा, वो व्यक्ति भी कहते हैं। देखिए, जब आराम से बैठ के लोगों से आप बात करते हैं, लोग मान जाते हैं। हाँ जी, देखो ये काम तो किया है। चिरंजीवी योजना खास तौर पे उसका बहुत फ़ायदा हुआ है और जो पेंशन दी गई है लोगों को, पेंशन बढ़ाई गई है, उसका बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। गिग वर्कर्स वाली स्कीम है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम है। स्कीम बनाने, लोक कल्याणकारी स्कीम बनाने और उसे लागू करवाने में कम से कम उत्तर भारत में अशोक गहलोत का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन याद रखिए, अशोक गहलोत 2 बार अच्छी सरकार चला के अच्छे से चुनाव हार चुके हैं। ये तीसरी बार हो सकता है। उसकी वजह 2 है। एक तो राजस्थान में रोटी पलटने की रवायत है और दूसरा राजस्थान में बीजेपी को एक बुनियादी एडवांटेज है। बीजेपी जब चुनाव जीतती है, बहुत बड़ा जीतती है और जब हारती है तो बड़े सम्मानजनक तरीके से हारती है। कांग्रेस जब जीती है तो किनारे पे जीती है, हारी है तो बहुत बुरी तरह हारी है। आप पिछले 4-5 इलेक्शन देख लीजिए। इसलिए अशोक गहलोत के लिए आसान काम नहीं है जीतना इस चुनाव का। इसलिए भी कि उनके विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन एमएलएज के खिलाफ है और जिन एमएलएज के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, उनमें से अधिकांश को टिकट भी मिल गए। कांग्रेस उनको रोक नहीं पाई टिकट लेने से। इसके चलते ये टेढ़ा काम है। मैं नहीं समझता कि राष्ट्रीय स्तर का चुनाव बना पाई बीजेपी। बीजेपी चाहती थी। उसने सांप्रदायिक करने की कोशिश भी की, हिंदू-मुस्लिम ज़हर भी बनाने की कोशिश की, आखिरी दिनों में तो विज्ञापन दिए, जो किसी भी सभ्य देश में अलाउड नहीं होने चाहिए। पता नहीं चुनाव आयोग क्या करता है? वो सिर्फ पनौती-वनौती ढूँढता है कि और कुछ भी देखा करता है? तो बीजेपी ने सब ये कोशिश की, लेकिन और मुझे वो नहीं भी याद लगता वो दिलाना कामयाब चाहती हूँ हुई। मैं, जब खुद प्रधानमंत्री ने अपने खुद मुख से जो बातें कही कि उनको इस तरह से हराइए, वोट ऐसे दीजिए जैसे फांसी दे रहे हो, मतलब जी, इतनी जी। हिंसक भाषा का इस्तेमाल भी किया उन्होंने। तो वो सब बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और कुछ इलाकों में 2-3 विधानसभा क्षेत्रों में हिंदू-मुसलमान हुआ भी। जैसे तिजारा में, इन सब इलाकों में हिंदू-मुसलमान करने की पूरी कोशिश हुई इस इलेक्शन को। मैं नहीं समझता बीजेपी वहाँ सफल हुई। और चूँकि जैसा आपने खुद इशारा भी किया, बीजेपी के अंदर खुद घमासान इतना गंभीर है कि वो क्या कांग्रेस के गहलोत और पायलट के झगड़े की क्या चर्चा करेंगे, जब बीजेपी का अपना झगड़ा उससे 10 गुना बड़ा है। बीजेपी ने बहुत शानदार चुनाव भी नहीं लड़ा। लेकिन एक और चीज़ थी ये राजस्थान के चुनाव में जो हमेशा रही है, वो ये कि राजस्थान की कम से कम 25-30 सीट ऐसी होती हैं, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के अन्य और निर्दलीय का बहुत बड़ा खेल होता है। और इस बार भी कम से कम 15 सीट ये लोग निकालेंगे, निर्दलीय और अन्य मिलके। अ, वहाँ क्या कांग्रेस ठीक तरीके से खेल खेल पाई? सीपीएम के साथ समझौता होने की संभावना हो सकती थी, नहीं हुआ। बीएपी भारतीय आदिवासी पार्टी जिसके साथ समझौता संभव हो सकता था, नहीं हुआ। और कई निर्दलीय मैदान में हैं, तो इसलिए जितना एक विश्वास के साथ मैं तेलंगाना के बारे में कह पाता, वैसा विश्वास के साथ राजस्थान के बारे में कहना संभव नहीं है। जी हाँ, आज की तो तारीख यानी में आप आप मुझसे पूछें किसी को भी जी। आप जिता या हरा नहीं रहे हैं। मतलब आपकी आपकी समझ क्या कहती है कि मेरे क्या? हाँ, अनुमान में
नहीं, मेरे जिताने की बात तो मैं सच बताऊँ, ज़रूर मैं चाहता हूँ कि इतना अच्छा काम करने के बाद अशोक गहलोत की सरकार को जीतना चाहिए, नहीं तो बाबा भारती और खड़ग सिंह वाला मामला हो जाएगा। लोग कहेंगे कि जी। ऐसी योजनाएँ मत बना देना, अगला चुनाव हार जाओगे। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे कहने से, मेरे चाहने से कोई चुनाव थोड़ी बदलेगा। मैं समझता हूँ ये चुनाव अटका हुआ है। इसमें ये भी संभव है कि बीजेपी निकाल ले, यानी कि मेजॉरिटी ले ले। दूसरी तरफ ये भी संभव है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों 100 के आंकड़े के पीछे रह जाएँ और ये 10-15 जो अन्य आएँगे, वो तय करें। तो दोनों संभावनाएँ इस वक़्त हैं, आप जी। इनकार नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश पे आ जाती हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, आकांक्षाएँ हैं, कांग्रेस पार्टी की काफ़ी ऊँची हैं। उनको लगता है कि पिछली बार भी जो उनका अपना मैंडेट था, उसको चुरा लिया गया। स्टोलन मैंडेट कहा जा रहा है, क्योंकि सरकार उनकी गिराई गई और ये उनका एक हक है कि ये वो वापस यहाँ पर लौटें। आप इसे किस तरह से देखते हैं? खासकर मध्य प्रदेश में मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि पिछले 2 साल, ढाई साल के दौरान लगातार उत्तर प्रदेश मॉडल पर मध्य प्रदेश को चलाने की कोशिश की गई। शिवराज सिंह चौहान, जो कि मामा के नाम से जाने जाते थे, वो हिंदुओं के मामा नहीं, मुसलमानों के मामा नहीं, सबके मामा थे। वो उन्होंने जिस तरह से एक बहुत ही हिंदुत्व के एक क्रूर चेहरे के तौर पे नज़र आए, उन्होंने मुसलमानों के घरों, दुकानों पर बुलडोज़र चलवाए, उनको जेल भेजा। एक एक बिल्कुल मैं कहूँगी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर वहाँ बुलडोज़र तक लेके गए और वहाँ चुनावी कैंपेन में चले गए। और जिस तरीके से वहां बिल्कुल आउटराइट एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स की गई है, उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि यही चीज एक तरह से उत्तर प्रदेश के मॉडल पर तब्दील होकर शिवराज सिंह चौहान को वापस ले आएगी। अभी आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये एंटी मुस्लिम प्लान काम आएगा? अरफा जी, वो तो इस चुनाव का मुद्दा बिल्कुल था ही नहीं। बीजेपी ने कोशिश की होगी, लेकिन कमलनाथ की जिस तरह की राजनीति है वहाँ की, वो चलते हुए बीजेपी के पास कोई संभावना ही नहीं है कि इस मुद्दे को उठाए। दरअसल लोग तो उल्टा कह रहे थे, लोग कह रहे थे कि कांग्रेस भी आधा कुछ वैसा काम कर रही है जो कि बीजेपी हम्म। किया करती है। तमाम चीज़ों बाबाओं में। तो इस वगैरह की तरह की तुष्टिकरण करना, हाँ, ये बाबाओं के वाह-वाह पैर ये सब छूना चलता जाके। रहता था। मगर ये मुद्दा नहीं था। जैसे कर्नाटका में हिंदू-मुसलमान का मुद्दा नहीं बना, मध्य प्रदेश में भी हिंदू-मुसलमान का मुद्दा नहीं बना। कांग्रेस को एक बुनियादी एडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि लोग अब आजिज़ आ चुके हैं। अरे भाई बहुत हो गया, 18 साल अब बस। ये लोगों की शुरू से मुद्रा रही, आखिर तक भी ये चीज़ मैं नहीं समझता बदली। लोगों के मन में एक बदलाव की इच्छा थी, शुरू से थी, आखिर तक रही। और उसकी वजह थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार अब ऐसी स्थिति में आ गई है जहां उसके लिए कुछ बहुत बड़े दावे करना संभव नहीं है। अगर आप मुझसे 3-4 महीने पहले पूछती तो मैं कहता कि ये कोई मैच थोड़ी, ये बिल्कुल वन साइडेड मैच है, 40वें ओवर में खत्म हो जाएगा ये मैच। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया तो ये 40वें ओवर में खत्म नहीं हुआ। मतलब आप कहिए 48वें 49वें ओवर तक तो चला गया है मैच। मेरी अपनी समझ अब भी ये है कि कुल मिला के कांग्रेस को जो बुनियादी एडवांटेज था, एक एंटी इनकम्बेंसी की फीलिंग थी और उसके मुकाबले में कांग्रेस के पास एक व्यक्ति है, स्पष्ट नेतृत्व है और कांग्रेस ने अपनी तरफ से कुछ वायदे भी किए। उसका ही दबदबा रहेगा, ये मेरी अपनी समझ है। कोई विशफुल थिंकिंग नहीं है, मेरी अपनी समझ है कि कुल मिला के कांग्रेस आगे रहेगी और मध्य प्रदेश में आगे रहने का मतलब होता है स्पष्ट मेजॉरिटी, क्योंकि वहाँ तीसरी कोई पार्टी है नहीं जो बीच में आ क्या क्या सकती है। लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात कर रहे हैं आप? ये काफी प्रचलित ये टर्म है कि नहीं, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, कि एक तरफा है ये नहीं। बिल्कुल? नहीं, लैंडस्लाइड हो सकती थी, अगर आज से 4 महीना पहले जो स्थिति थी उसको देखते। लेकिन आखिरी 10 ओवर में कांग्रेस ने बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की वहाँ पे और उसकी वजह से जो लैंडस्लाइड हो सकती थी वो उसकी जो विक्ट्री का जो मार्जिन है वो काफ़ी कम हुआ और ये मानना चाहिए कि बीजेपी ने अपनी तरफ से जो संभव कार्ड्स थे सब खेले हैं। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना को जिस तरह से लागू किया और उसकी दूसरी किस्त आचार संहिता लागू होने के बाद दी गई, जो इलेक्शन कमीशन को दिखाई नहीं दी, उनको तेलंगाना सरकार का काम दिखाई दिया, ये उन्हें दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी एक रणनीति बना के वहां 6-7 नेताओं को उतारा, जो संभव प्रयास किया जा सकता था वो किया। और ये याद रखिए मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास एक बुनियादी सांगठनिक ताकत है जो आज की नहीं है, पिछले 15-20 साल की नहीं है, वो पिछले 70 साल की ताकत है। बीजेपी उस काफ़ी मध्य प्रदेश के इलाके हैं जहाँ 70 साल से बहुत मजबूत पार्टी है जनसंघ के ज़माने से। इसलिए उसको हल्के में मैं नहीं लूँगा। मगर फिर भी लैंडस्लाइड की बात तो मैं नहीं करता अब। 1-4 महीने पहले मैं सोचता था कि कांग्रेस 140-50 सीट भी ले सकती है, क्या बड़ी बात है। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रही है। मगर कुल मिला के
अभी भी मुझे लगता है मेजॉरिटी कांग्रेस को मिलने की संभावना आज की तारीख में स्पष्ट कांग्रेस को मिलने की संभावना ही कही जाएगी। संभावना आप ये कह रहे हैं। मैं इसके बाद इस पर भी आती हूँ, छत्तीसगढ़ पे बात करने के बाद आपसे पूछूँगी कि अगर इन 5 राज्यों में जिस तरह की भविष्यवाणियाँ हो रही हैं कि अगर जो सबसे अच्छा नतीजा बीजेपी उम्मीद कर सकती है, वो है कि उसको 1-4 मिल जाए, यानी कि 1 राज्य मिल जाए 5 में से, तो बहुत बड़ी बात होगी। ये भी हो सकता है कि 5-0 हो जाए, यहाँ तक की बात हो रही है। मैं उस पर आऊँगी कि उसके जो राष्ट्रीय तौर पे हम उसे किस तरह से देखेंगे, उसके जो राजनीतिक परिणामों को हम कैसे देखेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में इधर कांग्रेस पार्टी वो एंटी इनकम्बेंसी या सत्ता विरोधी जो भावनाएं हैं वो दिख रही हैं वहां पर। छत्तीसगढ़ को आप किस तरह से देखेंगे? सुनने में ये आया है वोटिंग के वक्त की जो रिपोर्टर्स ने वहां से रिपोर्ट्स दी हैं कि रूरल जो छत्तीसगढ़ है उसमें तो कांग्रेस पार्टी की लहर देखने को मिली है, लेकिन शहरों में काफी हद तक हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अरफा जी, इन बाकी तीनों राज्यों की जो चर्चा की वहां तो मैं आपको आंखों देखी बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की सुनी सुनाई बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहां पे ट्रेवल नहीं कर पाया। जो और ट्रेवल नहीं किया उसकी एक वजह थी कि मुझे लगा ये तो एक तरफा चुनाव है, हो चुका है, पहले से ही तय था। बीजेपी कोई खास लड़ने की स्थिति में वहां थी नहीं और ऐसा लग रहा था कि रमन जी का अपने भूपेश बघेल जी का वापस आना लगभग निश्चित है। निश्चित होने के कई कारण भी दिखाई देते थे। उन्होंने अपनी स्कीम्स बनाई, किसानों को देश में धान वहाँ की सबसे बड़ी फसल है, धान के किसानों को सबसे अच्छा डील छत्तीसगढ़ में मिला है। कई और स्कीम बनाई और स्कीम बनाते हुए उसके प्रचार का और उसकी राजनीति का भी उन्होंने ठीक-ठाक ध्यान रखा। इस मायने में भूपेश बघेल अशोक जी से कुछ ज़्यादा समझदार आदमी रहे हैं, राजनैतिक रूप से ज़्यादा निपुण रहे हैं, तो उन्होंने वो किया है। वहाँ की कांग्रेस में जो झगड़ा था उनमें और सिंहदेव जी में, वो भी कांग्रेस नेतृत्व ने निपटा दिया था। तो ये देखते हुए बेहतर लग रहा था। लेकिन आपने ठीक बताया, आखिरी दिनों में रिपोर्ट आई कि नहीं मामला बड़ा नज़दीकी का हो गया है, काँटे का हो गया है। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि पत्रकारिता की एक पुरानी आदत होती है कि किसी भी मैच में सस्पेंस दिखा देना। सस्पेंस नहीं होगा तो कौन देखेगा हमारा प्रोग्राम? हो सकता है ये भी हो। या ऐसा सुनते हैं कि कुछ इलाकों में जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो मध्य का इलाका है, जहाँ बीजेपी पहले भी मजबूत हुआ करती थी, वहाँ उसकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ हो। यानी कि पिछली बार की तुलना में पिछली बार तो कांग्रेस को बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिली थी ना वहाँ। अब उसकी तुलना में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य नहीं है जहाँ शहरी इलाकों के दम पे आप इलेक्शन जीतने की कल्पना भी कर सकें। वो मुख्यतः आदिवासी प्रदेश है। 30% आदिवासी आदिवासी लेकिन योगिनी जी, यहाँ ये आबादी भी याद दिलाना आदिवासी। चाहती हूँ मैं कि बहुत सारे एक्टिविस्ट इस तरह के जो कि बीजेपी से कोई हमदर्दी नहीं रखते, उनका भी कहना ये है कि काफी हद तक आदिवासी समुदाय में एक तबका ऐसा हो सकता है जो कि भूपेश बघेल से खुश हो, लेकिन आदिवासियों में भी भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को लेकर राजनीतिक रूप से बहुत अच्छी भावनाएं नहीं है। वो उनकी नीतियों को बहुत अच्छा नहीं बता रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दूं मैं कि कई आंदोलन राज्य के स्तर पर हुए हैं जिसमें वहां के आदिवासी यहाँ तक चल के आए, राज्य के स्तर पर भी उन्होंने वहां पे आंदोलन किए हैं। उसके बाद भी और आंदोलन मतलब जो आदिवासी हैं उनसे काफी हद तक कि उनके प्रभुत्व वाला इलाका है पूरे तरीके से। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि क्या ये भी हो सकता है कि आदिवासियों का एक तबका उस तरफ देखने लगे कि भूपेश बघेल ना सही तो हमें बीजेपी चाहिए, रमन सिंह चाहिए? देखिए इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि काफ़ी ऐसे मुद्दे रहे जिस पे जनता की तरफ से असंतोष हुआ, आंदोलन हुए और जिनको पूरी तरह ठीक ढंग से जिनसे डील करने में वहाँ की सरकार असमर्थ रही। और दूसरा हम ये ना भूलें कि बीजेपी वहाँ 3 बार चुनाव जीती थी छत्तीसगढ़ बनने के बाद और बिना आदिवासियों के सपोर्ट के तो जीता नहीं जा सकता। तो बीजेपी का सपोर्ट है, बीजेपी ने काम किया है आदिवासियों में और उसका एक अपना आधार है। मगर पिछले 5 साल में वो खिसक के बीजेपी की तरफ आ गया हो, जबकि बीजेपी ने खुद कोई प्रयास नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने काम किए, कांग्रेस सरकार की सफलताएँ हैं, उसकी कांग्रेस सरकार की असफलताएँ। मगर बीजेपी की कोई विशेष सफलता नहीं है पिछले साल पिछले 5 साल में। बीजेपी ने एक कारगर विपक्ष की भूमिका अदा की हो, बीजेपी जम के वहाँ सामने आई हो, ऐसी रिपोर्ट नहीं आती है, जिसका मतलब है कि वहाँ के असंतोष का कुछ फ़ायदा तो ज़ाहिर है बीजेपी को मिलेगा। और मेरी अपनी मान्यता भी है कि पिछली बार की तरह की सफलता कांग्रेस को उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर क्या बीजेपी बहुमत ले जाएगी? इसमें मुझे अब भी संदेह है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये सब मैं कहीं सुनी बोल रहा हूँ, आँखें देखे नहीं बता यानी सकता। आप ये कह रहे हैं कि अगर
अगर जीत हुई तो एक कमजोर जीत होगी, बहुत बड़ी जीत जी, नहीं होगी, लेकिन आपको ये बिल्कुल। उम्मीद कम लगती है कि इतना बड़ा जो दायरा है उसे पार करके बीजेपी जीत की हद तक पहुंच जाएगी, ये मुश्किल लगता है। अब आखिरी दो सवाल आपसे राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर, जैसे मैंने कहा कि अगर ये आंकड़ा जैसा नजर आ रहा है वैसा है, पहले ही बीजेपी अगर देखें तो पिछले 10 साल में अगर राष्ट्रीय स्तर पर हम देखें तो अपने सबसे कमजोर पायदान पर इस वक्त खड़ी हुई है। चाहे नरेंद्र मोदी जितना भी कुछ कह लें, अमित शाह कितना भी कुछ कह लें, योगी आदित्यनाथ को चेहरा बना लें, यानी सोचिए आप, हैरानी की बात यह है कि राजस्थान में ले दे के उनके पास आदित्यनाथ थे, सिर्फ उनके वोटर भी ये कह रहे हैं कि हमें आदित्यनाथ चाहिए, हमें यहाँ पे बुलडोजर चाहिए। यानी कि आप सोचिए कि ले देकर आप देखें तो सिर्फ एक एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स, दूसरी राष्ट्रवाद की पॉलिटिक्स, और तीसरी नई राजनीति आई है, वो है कि विश्व गुरु बन गया है भारत। देखिए पाकिस्तान को सबक सिखाया, चीन को भी सबक सिखा देंगे, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर हम देख रहे हैं। और इस सब से बिल्कुल किसी बात का कोई सरोकार नहीं है कि विश्व स्तर पर टीवी ने जिस तरह की छवि बनाई है, मैं कहती हूँ कि ये सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा इस वक्त में जो चल रहा है, जो ट्रैवल करके देखा मैंने अलग अलग जगहों पर, वो विश्व गुरु प्रोपेगेंडा है। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आप विधानसभा चुनाव को सिर्फ विधानसभा तक लिमिट सीमित रखना चाहते हैं, या आप इसको लोकसभा तक भी देख रहे हैं? देखिए, अगर इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होती है, हार का मतलब होगा अगर उनके पास केवल राजस्थान आता है, तो मैं इसे हार मानूँगा। अगर बीजेपी राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी ले आती है, तो फिर उसे हार नहीं कहा जाएगा, वो एक तरह का ड्रॉ हो जाता है। कांग्रेस अगर तेलंगाना तेलंगाना में कांग्रेस का जीतना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी विजय होगी, जिसका महत्व केवल तेलंगाना तक सीमित नहीं। क्योंकि अमूमन क्या हुआ करता था, कांग्रेस जब एक बार डाउन जाने लगती थी, तो फिर वापस पलट के नहीं आती थी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दिल्ली हो, सब जगह ये स्थिति हुई है। मगर किसी इलाके में अगर रिकवरी कर सकती है, तो इससे कांग्रेस का मोराल काफी बढ़ता है। तो कांग्रेस के लिए तेलंगाना प्लस एक राज्य अगर आता है, तो इसे ड्रॉ समझेंगे। तेलंगाना प्लस 2 राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मान लीजिए आता है, तो उसे कांग्रेस की जीत माना जाएगा। और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बन जाए, तब तो मतलब एकदम डंका बज जाएगा पूरी तरह से कांग्रेस का। इसका देश की राजनीति पर क्या असर होगा? मैं समझता हूँ कि हमें 2 अति से बचना चाहिए। एक तो ये कहने से कि भाई विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई, तो बस अब लोकसभा में तो गई। ऐसा नहीं होता। हमने देखा 2018 में, हमने देखा 2018-19 में, और जब ग्राउंड पे मैं घूम रहा था, लोगों से पूछ रहा था जो कह रहे थे कि वोट नहीं देंगे बीजेपी को मध्य प्रदेश में। लेकिन उनसे जब पूछता था लोकसभा में, कहते साहब वो अलग बात है। वो मोदी जी वाला हम्म। जवाब है। ना? तो अभी हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि अगर बीजेपी विधानसभा में हार जाती है, तो लोकसभा में भी हारेगी। दूसरी अति जिससे हमें बचना चाहिए वो ये कि नहीं, नहीं, मोदी जी तो हैं ही, मतलब वो तो विधानसभा में जो भी मर्जी हो जाए, लोकसभा में तो बस मोदी तो आएगा ही। मतलब वो तो मोदी है तो मुमकिन है ये सब होगा। ये नहीं, विधानसभा चुनाव हमें दिखाते हैं, अगर ये परिणाम होते हैं जिस दिशा में हम देख रहे हैं, जो हमने देखा है, मोटे तौर पे यदि वो तस्वीर रहती है, एक आधे राज्य में ऊंच-नीच हो सकता है। मोटे तौर पे अगर ये तस्वीर रहती है, तो ये साबित करती है कि केवल मोदी के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। कि यदि आपके पास एजेंडा हो, यदि आप उस एजेंडा पे ठीक से काम करें, और यदि ऊर्जा से सड़क पे लड़ के आप खड़े हो, तो आप मुकाबला कर सकते हैं। तो इंडिया कोएलिशन के लिए इसका अर्थ मेरे हिसाब से, और कांग्रेस के लिए अर्थ ये होगा कि आप यदि यहाँ पे मान लीजिए कांग्रेस 3 राज्यों में जीत जाती है, जो बहुत बड़ी सफलता होगी। अभी मिजोरम को शामिल नहीं कर रहे इस समीकरण में, हम्म। क्योंकि उसकी स्थिति बहुत अलग है। और वहां मैं समझता हूँ बीजेपी के पास तो खैर कोई चांस है ही नहीं। मैं नहीं समझता कांग्रेस के पास भी वहां जीतने का कोई बहुत अच्छा चांस है। कोई अद्भुत चमत्कार हो जाए तो अलग बात है। एक गठबंधन की तो सरकार बनने की संभावना होगी। ये गठबंधन हम्म। या फिर एमएनएफ, नहीं तो हम्म। दूसरा जो क्षेत्रीय दल हम्म। वहां पे आ रहा है। जो अगर कांग्रेस यहाँ 2 या 3 राज्यों में मान लीजिए जीत जाती है, जो कांग्रेस के लिए काफी बड़ी सफलता होगी। उसके आधार पे यदि कांग्रेस ये मान बैठे कि भाई अब तो मामला बन गया, तो इससे बड़ी भूल कोई नहीं। अगर हम्म। उसके आधार पे ये मान ले कि अब तो हर विपक्षी दल को हमारी छतरी के नीचे ही आना पड़ेगा, मेरे अंगूठे के नीचे रहना पड़ेगा, उससे बड़ी गैर समझदारी की कोई बात हो नहीं सकती। अगर कांग्रेस के पास 3 राज्य आते हैं, उससे कांग्रेस की हैसियत बढ़ती है, कांग्रेस की ताकत बढ़ती है, कांग्रेस की जिम्मेवारी भी बढ़ती है।
और वो और पूरे ज़िम्मेवारी विपक्ष की ताकत न सिर्फ कि कांग्रेस बल्कि पूरे विपक्ष इंडिया अलायंस को ताकत मिलेगी? पूरे विपक्ष की ताकत बढ़ती है और उस विपक्ष को एक साथ रखने की कांग्रेस की ज़िम्मेवारी बढ़ती है। हुँ, क्योंकि कांग्रेस का अगर कद बढ़ता है, तो कांग्रेस की ज़िम्मेवारी पूरे इंडिया कोएलिशन को साथ रखने की बढ़ती है। अगर उसका उल्टा होता है तो बहुत दुर्भाग्यवश होगा। अगर कहीं अहंकार आता है, कुछ ऐसी स्थिति आती है कि जी, नहीं अब तो हम सबसे बड़े हो गए, तुम आओ मेरे पास, वैसी स्थिति ना हो। और इसका सबसे बड़ा सबक यही है कि आपको ज़मीन पर सिर्फ मोदी विरोध से काम नहीं चलेगा। आपको लोगों के सामने एक वैकल्पिक सपना रखना होगा, एक एजेंडा रखना होगा, जो अभी नहीं आया है। और आपको ज़मीन पे जाके संघर्ष करना होगा इन मुद्दों को, इस देश के हिंदू-मुसलमान की झूठी लड़ाई की अगर काट करनी है, तो घर बैठे ड्राइंग रूम से नहीं। आपको लोगों के बीच सड़क में जाके वो मुद्दे उठाने होंगे, जो इस देश के असली मुद्दे हैं। वो है जी। बेरोज़गारी का मुद्दा, वो है महँगाई का मुद्दा और वो है अडानी और उन जैसे लोगों के ज़रिए इस देश की लूट का मुद्दा। मगर ये मुद्दे खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने से मुद्दे नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको सड़क पे जनता के बीच में जाना पड़ेगा। ये मैं सबक समझता हूँ। जी हाँ, अगर वक़्त तो ब्रॉडली बहुत वो कम है इस पिक्चर बात रहती के है तो लिए। हम अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि शायद किसी तरीके के जन आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, राजनीतिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो उतना वक़्त भी बाकी नहीं है, अब लोकसभा चुनाव इतना नज़दीक है। योगी आदित्यनाथ जी, आपसे 3 तारीख को मुलाकात होगी और देखते हैं कि इनमें से जितनी बातें आपने कही हैं, कितना सच के नज़दीक है। लेकिन ये बात सच है कि ऑब्ज़र्वर्स, चाहे वो पत्रकार हों या आपके जैसे एक्टिविस्ट हों, हमारा काम होता है कि जनता की नब्ज़ को टटोलना, तलाश करना। अक्सर हम सही होते हैं, कभी-कभी हम गलत होते हैं। लेकिन यहीं पे शायद एक सूचना का पूरा भंडार भी है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका योगेंद्र जी बातचीत करने के लिए।